नमस्कार, मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का फिर से स्वागत है अपनी भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। हम अनेक क्लासों के बाद में उनके टॉपिक पूर्ण होने के बाद हम उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह लेकर आए हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा ये कोशिश है वो आप सभी विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट करें। आगे जो भी विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनको भी आप समय निकाल के भेजें। पूर्व में संचालित हमारे वीडियो में हमने छंद का जो प्रकरण है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सार लेकर आए थे और वो प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर रूप में बहुत ही शानदार है। तो आप सीधे सीधे उन प्रश्नों का 2 से 4 बार जरूर दोहरान कीजिए। निश्चित रूप से आपको अपने अध्ययन के साथ अपना समय का मूल्यांकन है वो हम आसानी से कर पाएंगे कि हमने टॉपिक में क्या पढ़ा, किस प्रकार उसके प्रश्न आते हैं। तो निम्न प्रश्नों का आप बार बार अध्ययन जरूर कीजिए, एक बार उन्हें देखिए। आज हम लेकर आए हैं अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह। तो हमारा पहला ही प्रश्न है अलंकार से संबंधित, अर्थात अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अर्थात अलंकार जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है आभूषण, गहना। अर्थात जिस प्रकार हमारे शरीर की शोभा आभूषण और गहना बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता और शोभा वो अलंकार बढ़ाते हैं। तो इसलिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना। अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है अलम धातु से। अलम धातु से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को या शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे कहते हैं। अर्थात काव्य की या तो कोई शब्द है या उस शब्द का अर्थ है, और जिस अर्थ से उस काव्य की शोभा से उसका श्रृंगार, अर्थात वो सजता है शब्दों से, उसके अर्थ से, तो उस चीज को ही क्या कहते हैं, उस चीज को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार होते हैं। मुख्यतः अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार के 3 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा है वो विभिन्न विद्वानों ने उभय अलंकार को भी अलंकार माना है, उनका काव्य में प्रयोग करके। तो मुख्यतः आपको कई बार परीक्षा में ऑप्शन में अगर आपको 2 दिए हुए हैं और तीसरा नहीं दिए, तब आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में 2 ही करने हैं। और जहाँ पर ऑप्शन आपको तीसरा दिया हुआ है कि अलंकार के कितने प्रकार है, 3 हैं, तो 3 ही करना है। काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? सीधी सी बात है, जहाँ काव्य में किसी शब्दों के माध्यम से प्रयोग करके उसके सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो शब्दों के माध्यम से तो वो शब्दालंकार ही होगा। इस प्रकार आप आसानी से जान सकते हैं। आगे
काव्य में जहाँ अर्थ का चमत्कार हो वहाँ अलंकार होता है। तो जिस प्रकार शब्द के माध्यम से विशिष्ट सौंदर्य होता है तो शब्द अलंकार, और काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो कौन सा अलंकार होगा? तो वो आपका अलंकार होगा अर्थालंकार। जिस रचना में व्यंजन वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? जिस रचना में व्यंजन वर्ण है या उन्हीं वर्णों का समूह जो बार बार आए, जैसे तनुजा तट तरुवर तमाल तरुवर छाए, तो तय वर्ण की क्या हो रही है? बार बार पुनः आवृत्ति हो रही है, यानी तय वर्ण है वो बार बार आ रहा है, ये व्यंजन है। तो इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? कहने का तात्पर्य ये है कि कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार है। शब्द तो एक ही है लेकिन वो शब्द एक या एक से अधिक बार है और हर बार उसका अर्थ है वो अलग अलग निकलता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर मतलब काली का अर्थ है दो बार है लेकिन उसका प्रयोग अर्थ के आधार पर दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द है वो दो बार है और घटा एक बार बादल के लिए और दूसरा है वो घटने के लिए। तो इस प्रकार वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जहां एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार कई अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर एक ही शब्द एक बार आता है लेकिन उस एक ही शब्द से उसका अर्थ है वो विभिन्न कई तरह के रूप में प्रयोग होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वो सलेश अलंकार होता है। जहां प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ निकलता हो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? जहां प्रत्यक्ष अर्थ जो सामने है उसके अतिरिक्त भी उसका अर्थ है वो अलग निकलेगा, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अलंकार होगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। आगे, जब हर्ष शोक घृणा विस्मय आदर भाव को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हर्ष शोक घृणा विस्मय आदर भाव को अधिक रूप से प्रभाव वाले ढंग से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा विप्सा अलंकार। आपको ये ध्यान में रखना है, हर्ष शोक आदि इन शब्दों को। यहां पर जहां जहां दो भिन्न वस्तुओं में आकृति भाव रंग रूप आदि में समता अर्थात समानता या उनकी तुलना प्रदर्शित की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सीधी सी बात है, जहाँ दो भिन्न भिन्न हैं वस्तुएं और उनको आकृति भाव रूप में समानता की जाए या तुलना की जाए, तो जहाँ पर तुलना की जाती है किसी वस्तु से, एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से जहाँ पर तुलना की जाए वहाँ अलंकार होता है उपमा अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में
कोई भेद ही ना हो या भेद रहित आरोप, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है रूपक। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाती है। तो उपमान अर्थात जिसे मान दिया जाए। चंद्र सा मुख, तो मुख है वो क्या है? उपमेय। और चंद्र सा उसके समान उपमान है, वो चंद्र है। इसलिए उपमेय और उपमान भी आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद ही ना हो और भेद रहित आरोप हो, वहाँ अलंकार होता है हमेशा रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए और संभावना व्यक्त करने के लिए उत्प्रेक्षा शब्द मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु आदि शब्द आए, वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बात आपको मुख्यतः यही ध्यान में रखनी है कि उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने के लिए ऐसे शब्द बार बार आए, इनको आप ध्यान पूर्वक याद ही कर ले। मानो, मनु, मनहु, फिर जानो, जन्नु, जनहु आदि शब्द ये आए तो वहाँ आप 100% उत्प्रेक्षा अलंकार ही आपको करना है। आगे, जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोग सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहाँ अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जहाँ पर बात को इतनी अधिकता से बढ़ा चढ़ाकर उसका बड़ाई की जाए या वर्णन किया जाए, तो वहाँ सीधी सी बात है अतिशयोक्ति। अति का मतलब बहुत ज़्यादा, शयोक्ति मतलब कहना कथन के माध्यम से। तो कथन के माध्यम से अत्यधिक प्रशंसा करना, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ उपमान अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहाँ अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि उपमान अप्रस्तुत है और उसके वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति। अर्थात अन्य का वर्णन किया जाता है वहाँ पर, तो वो कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहाँ अलंकार होता है उल्लेख अलंकार। कि जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक बार से किया जाए, एक वस्तु का वर्णन है वो बार बार से किया जा रहा है, तो अर्थात उसका मतलब उल्लेख ही किया जा रहा है, तो वो कौन सा अलंकार होगा? वो उल्लेख अलंकार होगा। ये प्रश्न है वो बार बार परीक्षा में आता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलना। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास अर्थात महसूस किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अर्थात अलंकार होता है, तो वहाँ होता है विरोधाभास। अर्थात विरोध का आभास जहाँ पर हो, वो आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ये सीधी सी परिभाषाएं हैं, प्रश्नों के माध्यम से आप इनको याद जरूर कर लीजिए। अगर आपने प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ा है और फिर बार बार ये परिभाषाएं सीधी सी आती है, तो आपको इसमें आसानी से याद हो जाएगी। क्योंकि आजकल परीक्षा का पैटर्न है वो सीधे से वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछता है एग्जामिनर, तो आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए। जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो रहा हो, वहाँ अलंकार होता है। बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, अर्थात कारण है ही नहीं और कार्य हो रहा है, तो उस अलंकार का नाम क्या होता है? उस अलंकार का नाम होता है विभावना अलंकार। तो उस अलंकार का नाम है विभावना अलंकार, आपको ये ध्यान में रखना है। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, संदेह बना रहता है, वहाँ अलंकार कौन सा होता है? कहने का तात्पर्य है कि उपमेय और उपमान दोनों में समता देकर अर्थात समानता देकर हम ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। जहाँ पर संदेह की स्थिति बनी रहती है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से ही संदेह अलंकार
होता है। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, अर्थात हम भ्रमवश किसी वस्तु को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो सादृश्य के कारण अर्थात दिखाई के कारण, तो भ्रांति का अर्थात होता है भ्रम, तो वहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर, जब उपमेय अर्थात उपमेय को उपमान जिससे तुलना की जा रही है उससे बढ़ाकर, अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाए, या जो उपमान है जिससे हम तुलना करें और उपमेय को हम घटा देते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर व्यक्तिरेक अलंकार होगा। ये बात आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, पीछे हमने पढ़ा था बिना कारण के भी कार्य हो रहा है तो वो विभावना अलंकार है। और यहाँ क्या है कि जहाँ कारण है और कार्य न हो रहा है, अर्थात कार्य का न होना पाए जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है विशेष शक्ति अलंकार। तो आपको ये अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है। आगे, एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास, इस लाइन में कौन सा अलंकार है? एक राम घनश्याम हित चालक, तो इसमें उपमेय और उपमान दोनों है और इसको मान लिया जाता है एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। बांधा था विदु को किसने, बांधा था विदु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से, इस लाइन में कौन सा अलंकार है? अर्थात वाक्य में भी हम देख रहे हैं कि इसको बढ़ा चढ़ाकर अर्थात अतिशयोक्ति के रूप में इसको वर्णन किया गया है। बांधा था विदु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणियों वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से, इस लाइन में कौन सा, अर्थात यहाँ फणियों का मुख है वो हीरो से भरा हुआ था। इस काव्य में पंक्तियों के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो अलंकार के ये विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आगे भी हम फिर से अलंकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको ज़रूर लाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो प्रतियोगी परीक्षा में सीधे से वन लाइनर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर परिभाषा दी जाती है और वो ऑप्शन में 3 या 4 अलंकार दिए जाते हैं और आपसे सही करने के लिए पूछा जाता है। तो आप ज़रूर इन परिभाषाओं को ध्यान में रखिए। निश्चित रूप से आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन्हीं में से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम इससे भी बेहतर वीडियो क्लासेस बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपके हित में अच्छा सा अच्छा हम शिक्षा का माध्यम प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे आगे की नई क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।